हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो वापस से आप लोगों का फिर से स्वागत है आज शो का बैच में। तो आई होप आप सब लोग ने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया होगा और थोड़े से फ्रेश होकर आए होंगे कि हमने अब आगे का जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारी पिछली क्लास के टॉपिक से थोड़ा सा रिलेटेड है। तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि इससे पहले वाली जो क्लास थी आप सभी उसमें प्रेजेंट थे। अगर आप में से कोई नहीं था बाई चांस तो मैं बोलूँगी कि पहले आप उस क्लास को देख लेना, क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम अपनी आज की क्लास में उसको यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मुझे लगता है ये जो 20 मिनट का ब्रेक होता है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत माइंड को एक रेस्ट ज़रूर मिल जाता होगा आपके, है ना। चलिए, तो हम लोग कंपास सर्वे टॉपिक पढ़ रहे थे और कंपास सर्वे के बारे में हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंपास क्या होती है। इसके अलावा हम लोगों ने देख लिया कि डिप एंगल क्या होता है। डिप हमारा वर्टिकल एंगल है जिसका इक्वेटर पे वैल्यू 0 होता है, पोल्स पे 90 डिग्री होता है। हमने देखा डिक्लाइनेशन के क्वेश्चंस। अच्छा आदित्य सैनी, आपकी पहली क्लास है? तो बिल्कुल भी नहीं, अभी आपको रिकॉर्डेड देखना चाहिए, अभी तो बिल्कुल भी नहीं आप क्लास देख सकते, है ना। लास्ट 30 मिनट्स में थे, लास्ट 30 मिनट में थे। चलो लव कुमार, कोशिश करना कि आप अभी देख पाओ। पर मैंने रिमाइंडर आपको कल भी बताया था कि 5 बजे क्लास होगी। तो जैसे ना आप थोड़ा सा जिस दिन मैं बता दूं एक हिंट दे दूं कि कल शायद 5 बजे हो सकती है, तो एक बार ऐप पे जाकर एक बार चेक कर लिया कीजिए, है ना। अ, चलिए, तो अभी शुरू करते हैं। थोड़ा सा बियरिंग वाले टॉपिक्स हैं, आपको क्लियर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डिक्लाइनेशन एक अलग प्रॉब्लम थी। आपने अभी लोकल अट्रैक्शन की बारी तो सब लोग प्रेजेंट ही थे। तो अभी हमने जो अभी की क्लास में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो कॉन्सेप्ट सीख रहे थे उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, लोकल अट्रैक्शन के साथ रिलेट करेंगे और उसके बाद हम इंक्लूडेड एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग ऑलरेडी आपको पिछली क्लास में मैंने समझा दिया कि क्या होता है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। अब हम उसके आगे का कहानी शुरू करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में मैम ये सीखा कि फोर बियरिंग, मैं थोड़ा सा अगर आपको याद करवाऊं, वैसे याद कराने की जरूरत नहीं है, 20 मिनट भी में तो आपको याद हुआ ही होना चाहिए, ये मानकर चल रही हूँ मैं कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का मैम डिफरेंस जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर अगर आ जाए तो हम बोलेंगे कि देयर इज नो एरर या देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन। लेकिन अगर यह इसके बराबर नहीं आता तो इसका मतलब मैम यहाँ पर क्या है, देयर इज लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन की बात को हम अब समझेंगे कि क्या था। तो हमने बोला कि आना तो 180 डिग्री के बराबर चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो वहां पर एरर है। और वो जो एरर है उसी को हम क्या बोलते हैं, वो जो एरर है उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं। ये बात तो मैं मानकर चल रही हूँ सबको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल नंदलाल, नंदलाल वेरी गुड। इंक्लूडेड एंगल समझना है ना, आज समझ में आ जाएगा इंक्लूडेड एंगल। बस ये दो टॉपिक हैं, अच्छे से समझ के जाएंगे कि आज चैन से सो सकें कि भाई आज इंक्लूडेड एंगल समझ आ गया है हमें। क्योंकि जब आपको इंक्लूडेड एंगल समझ में आ गया आपको चैन की नींद आ जाएगी। ये मैं आपका दुख जो है वो समझ सकती हूँ उस टॉपिक से, जो हमारा डर होता है। अब देखिए, तो ये मैंने आपको ये समझा रही थी कि मैम जो नीडल होती है ना मैग्नेटिक कंपास की, वो हमें डायरेक्शन दिखा रही होती है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ का डायरेक्शन दिखाती है ये। लेकिन होता क्या है, आसपास के कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वहां पर अगर प्रेजेंट होंगे, आसपास में अगर कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे तो हो सकता है ये नीडल उनकी वजह से थोड़ा सा अलग डायरेक्शन दिखाने लग जाए। तो यहाँ पर हमें कुछ एरर देखने को मिल सकता है उस एंगल में। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि लोकल अट्रैक्शन क्या हो सकता है। लोकल अट्रैक्शन वो एरर है जो किस वजह से आएगा, लोकल जो आसपास की चीजें हैं वो हमारी नीडल को अट्रैक्ट कर रही है। लोकल आसपास की चीजें हमारी नीडल को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इसका नाम रख दिया लोकल अट्रैक्शन। सो इट इज द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, इट इज द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल टू द लोकल मैग्नेटिक फील्ड। लोकल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलावा, जैसे आयरन फेंसीज आपने देखा होगा, लोहे की वो तारें लगाई होती हैं, आयरन की तारें होती हैं, स्टील की पाइप्स हो गई, इलेक्ट्रिक वायर्स हो गई, कोई गाड़ी आसपास में खड़ी है या घड़ी आपने पहनी हुई है,
उस वजह से, ठीक है। अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 के बराबर है तो देर इज नो लोकल अट्रैक्शन ऑन द टू स्टेशन। अगर 180 के बराबर नहीं है तो हो सकता है कि एक स्टेशन में एरर हो, LA मतलब लोकल अट्रैक्शन, या फिर हो सकता है दोनों ही स्टेशंस में लोकल अट्रैक्शन हो। तो अब हमें यहाँ से ना थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम बात करेंगे कि क्या करना है। हमने पिछली क्लास में एक और चीज़ ये भी सीख ली थी कि मैम अगर हमें फोर बियरिंग, हमने पिछली क्लास में फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का कॉन्सेप्ट में ये देखा कि ठीक है डिफरेंस हमारा 180 आना चाहिए। अब देखो सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके का आता है जो आपके इस न्यूमेरिकल में काम आएगा। क्या क्वेश्चन आता है, अगर किसी सवाल में आपको फोर बियरिंग गिवन है और बोला है लाइन का बैक बियरिंग निकालो, फोर बियरिंग गिवन है और बोला है बैक बियरिंग निकालो कितना होगा, तो उस तरीके के सवाल कैसे करने हैं। अब ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसको हम अभी पूरा क्लैरिटी से समझ जाएंगे, और ये सवाल हैं जो स्टेट एग्जाम में आए हैं और आपके SSC JEE में भी आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए मुझे क्या करना है, मुझे कन्वर्जन करनी है। कन्वर्जन करनी है किसको किस में कन्वर्ट करना है, फोर बियरिंग से बैक बियरिंग में। फोर बियरिंग मुझे पता है क्या होता है, बैक बियरिंग मुझे पता है क्या होता है। अगर जो हमें वैल्यू फोर बियरिंग की दी हुई है, ध्यान से देखना बिल्कुल आसान है, अगर वो 180 डिग्री से कम दी हुई है, दूसरा केस हो सकता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा दी हुई है। अगर गिवन वैल्यू फोर बियरिंग की 180 से कम दी है और बैक बियरिंग निकालनी, याद रखना हम लोग क्या होते हैं, हम किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते। अगर वैल्यू कम दी है तो हम उसमें 180 ऐड कर देंगे, हम चाहेंगे वो बढ़ जाए। अगर कोई वैल्यू 180 से ज़्यादा दी है तो हम चाहेंगे वो कम हो जाए, तो 180 उसमें माइनस कर देंगे। तो मतलब कि अगर 180 से कम वैल्यू दी है तो बैक बियरिंग कैसे निकलेगा, फोर बियरिंग में 180 को मैम मिला देंगे क्योंकि यहाँ वैल्यू कम थी। जैसा आपने बोला 180 से ज़्यादा दी है तो बैक बियरिंग कैसे निकालेंगे, फोर बियरिंग में 180 को मैम माइनस कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर और किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसी सेम चीज़ को मैं यहाँ पर और किस फॉर्म में बोल सकती हूँ कि अगर इसका उल्टा केस हो जाए, इसका ऑपोजिट केस क्या है कि अगर मुझे बैक बियरिंग दिया हो और मुझे फोर बियरिंग पूछा हो, तो अगर मुझे बैक बियरिंग दिया हो और मुझे फोर बियरिंग पूछा हो तो सेम चीज़ वैलिड है मैम। अगर आपको बैक बियरिंग दी होती है वो 180 डिग्री से कम दी होगी तो आपको फोर बियरिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैक बियरिंग में 180 डिग्री को मिलाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा दी होती है तो मैम बैक बियरिंग, तो आपको फोर बियरिंग निकालने के लिए बैक बियरिंग में क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। तो बस अगर 180 से कम है तो 180 को ऐड कर दो, 180 से ज़्यादा है तो 180 को माइनस कर दो। इसका एग्जाम्पल मैं अभी करवाऊंगी। तो मैम ये बात तो तब है अगर कन्वर्जन करनी हो और एंगल मुझे होल सर्कल बियरिंग की टर्म में दिया हो, एंगल मुझे होल सर्कल बियरिंग की टर्म में दिया हो तभी हम इस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर यही एंगल क्वाड्रेंटल बियरिंग दिया होता तो केस और भी सिंपल है। तो केस और भी सिंपल है, कैसे सिंपल है देखना। जब हमें क्वाड्रेंटल बियरिंग में फोर बियरिंग दी होती है तो आपको इस तरीके से दिया होगा, मान लो नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट इज द फोर बियरिंग। तो जब आप बैक बियरिंग निकालोगे ना, आपको क्या करना है मैम, एंगल को सेम लिख देना है, डायरेक्शन को क्या करना है, डायरेक्शन को इसका ऑपोजिट बना देना। ऑपोजिट का मतलब क्या है बताओ, नॉर्थ के सामने वाली डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ के सामने वाली डायरेक्शन क्या होगी, साउथ। तो नॉर्थ को रिप्लेस कर देना है साउथ से। ईस्ट के सामने वाली डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट के सामने वाली होगी वेस्ट, तो ईस्ट को किससे रिप्लेस कर देना है, वेस्ट से। तो इसका बैक बियरिंग क्या आ जाएगा, साउथ 30 डिग्री वेस्ट। मतलब जब भी मुझे क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्जन करनी होगी तो मुझे क्या करना है, नॉर्थ की जगह मैम साउथ लिखना है। अगर यहाँ पर साउथ लिखा होता तो साउथ को किससे रिप्लेस करना है, नॉर्थ को रिप्लेस कर दो साउथ से, साउथ को रिप्लेस कर दो नॉर्थ से, ईस्ट को रिप्लेस कर दो वेस्ट से, वेस्ट को रिप्लेस कर दो ईस्ट से। सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी और ध्यान रहे जो हमारा एंगल होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एंगल रहेगा सेम। तो ये बिल्कुल आसान चीज़ है। अब हम देखेंगे कि इसका जो क्वेश्चन है,
अब हम देखेंगे कि इसका जो क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल इनका यहीं पर सॉल्व करके देख लेते हैं कि इनका एक मतलब अगर हम एग्जाम्पल सॉल्व करके देखें कि कैसे क्वेश्चन है जो इसका पेपर में पूछा जाता है। तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है। जितने टॉपिक आपने अभी पढ़ लिए उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत ही आसान है। देखो एग्जाम्पल, आप मुझे आंसर देंगे। सबसे पहले मैं बोल रही हूँ फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 130 डिग्री, तो बताओ बैक बियरिंग कितना होगा। इफ फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 130 डिग्री तो बैक बियरिंग कितना होगा, आंसर बताइएगा। अब आपको क्या चेक करना है कि मैम जो फोर बियरिंग है वो 180 डिग्री से कम दिया हुआ है, तो बैक बियरिंग क्या होगा 180 डिग्री। इसमें आप ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अगर मैम आपके पास इस तरीके से आप बोल रहे हो कि बैक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 250 डिग्री, तो बताओ मुझे फोर बियरिंग कितना होगा। आपने बोला 250 है, क्योंकि वैल्यू 180 से ज्यादा है तो फोर बियरिंग कैसे निकालेंगे मैम, ज्यादा वैल्यू है 180 से तो उसमें 180 को माइनस कर देंगे। 180 से ज्यादा वैल्यू है तो 180 उसमें माइनस कर देंगे। 180 से कम वैल्यू है तो उसमें 180 को हम ऐड कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, चाहे फोर बियरिंग पूछा हो चाहे बैक बियरिंग पूछा हो, तो ये आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। अब देखना, अब यहां पर जैसे एग्जाम्पल आपको फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन दे रखी है साउथ 9, मान लीजिए फोर बियरिंग ऑफ लाइन दे रखी है साउथ 30 डिग्री वेस्ट, तो बताओ इसका बैक बियरिंग कितना होगा, बताओ। यही सेम क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ ले रही हूँ। बोलेंगे फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन इज साउथ 30 डिग्री वेस्ट, तो बैक बियरिंग एक लाइन की कितनी होगी। आप बोलेंगे एंगल सेम रहेगा, नॉर्थ साउथ को रिप्लेस कर दो नॉर्थ से, एंगल को लिखो यहाँ पर 30 डिग्री और वेस्ट को लिखो यहाँ पर ईस्ट, तो ये आंसर आ जाएगा मैम हमारे पास। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। वैसे ही मैं बोलती हूँ कि बैक बियरिंग ऑफ लाइन इज नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट है, तो बताओ मुझे कि फोर बियरिंग ऑफ लाइन कितना होगा। तो फोर बियरिंग ऑफ लाइन कितना होगा, अगर बैक बियरिंग नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट है तो फोर बियरिंग ऑफ लाइन कितना होना चाहिए, फोर बियरिंग ऑफ लाइन कितना होना चाहिए मैम, नॉर्थ को साउथ से रिप्लेस कर दो, एंगल को 60 ही रहने दो और वेस्ट की जगह आप ईस्ट लिख दो, तो आपके पास सही आंसर आपको मिल जाएगा। अगर ये एक नंबर का सवाल आता है तो आप कर लोगे, मुझे बताओ। अभी आप बोलोगे मैम बहुत आसान सवाल है, तो हाँ ऐसा नहीं है कि आपसे पेपर में वो जान जान के मुश्किल क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा कुछ सवाल पूछते हैं कि बच्चों से बने ही ना, ऐसा नहीं होता है। तो ये बेसिक सवाल है, यहाँ से ईएससी में भी क्वेश्चन आते हैं और आपके एसएससी जेई में भी आते हैं और स्टेट एग्जाम्स में भी आते हैं। क्लियर हो गया ये, बोलो जल्दी से। तो फोर बियरिंग दिया है तो बैक बियरिंग निकाल सकते हैं, बैक बियरिंग दिया है तो फोर बियरिंग निकाल सकते हैं। और अभी तक हमें ये पता है अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को माइनस करें 180 नहीं आ रहा है, मतलब कि हमारे स्टेशन में एरर है। उसी एरर को क्या बोलते हैं, लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा मैम, लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन का भी तो आइडिया दो कि किस तरीके का पूछा जाता है। अब देखो आपके सामने एक सवाल है, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ। मुझे बोला जाएगा कि आपके पास ये एक टेबल है, आपने अलग अलग एंगल मेजर किए, एक लाइन ए बी थी, उसकी फोर बियरिंग दी है, उसकी बैक बियरिंग दी है, तो बताओ कि कौन से स्टेशंस हैं जहां पर लोकल अट्रैक्शन नहीं है, कौन से स्टेशंस हैं जहां लोकल अट्रैक्शन नहीं है। तो मैं पता क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, आपको एक चीज पता है कि जब भी हम एंगल को लिखते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं, डिग्री में और उसके बाद आता है मिनट्स में, डिग्री में और उसके बाद आता है मिनट्स में। आपको मैं एक कैलकुलेशन समझाती हूँ तो वो ध्यान रखिएगा, आपके काम आएगी। तो अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 30 डिग्री 20 मिनट्स, 30 डिग्री 20 मिनट्स, इसमें मुझे ऐड करना है 10 डिग्री 60 मिनट। तो अभी आपको आंसर, आपको एंगल प्लस माइनस इसलिए आने चाहिए क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा एग्जाम में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा मैम, पहले हम मिनट वाले को ऐड करते हैं, तो 60 प्लस 20 कितने हो गए, 80 मिनट हो गए। तो मैम ये बन गया 80 मिनट और ये बन गया मैम 40 डिग्री, बन गया कि नहीं, ठीक है। पर मैम हम 80 में से 60 मिनट को अलग लिख सकते हैं और 20 मिनट को अलग लिख सकते हैं कि नहीं। तो 60 मिनट अलग आएगा मैम, 20 मिनट अलग आएगा। क्या ये 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है,
तो एक काम कीजिए, 40 में 1 डिग्री मिला दो, आप इसको 41 लिख दो। 80 मिनट की जगह क्या आ गया, 20 मिनट। क्या ये 41 मिनट 41 डिग्री 20 मिनट समझ में आया मैंने कैसे लिखा? वेरी गुड, 41 डिग्री 20 मिनट कैसे आया, समझ में आया? ठीक है मैम। तो प्लस करेंगे तो जब भी यहाँ पर 60 से ऊपर चला गया ना, तो 60 वाले को डिग्री बना देना है, बाकी वैल्यू को मिनट में लिखना है। ये आपको एक्स्ट्रा चीज बता रही हूं मैं, प्लस माइनस कर सको आप। अब देखो, अगर मैं लिख रही हूं 30 डिग्री 10 मिनट में माइनस करके बताओ 5 डिग्री 30 मिनट, 5 डिग्री 30 मिनट, तो मुझे आंसर बताओ जरा क्या होगा। अगर मैंने आपको बोला कि 30 डिग्री 10 मिनट है, तो आप बोलेंगे मैम जब हम माइनस करते हैं तो बड़ी से छोटी वैल्यू माइनस होती है। इसमें ऊपर आपने 10 लिखा है, नीचे 30 लिखा है, तो इसको आसान कैसे बनाएं? क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास जो हमें आंसर दे देगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं जब माइनस करना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऊपर बड़ी वैल्यू रहे, हमेशा ऊपर बड़ी वैल्यू रहे। यहाँ पर डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चों को रहता है, इसलिए मैंने ये चीज अभी ऐड करवाई। तो ध्यान देखना, ध्यान से देखना, क्या 30 डिग्री को मैं 29 डिग्री 60 मिनट लिख सकती हूँ? यस और नो मुझे चैट सेक्शन में आंसर बताना। क्या मैं 30 डिग्री को 29 डिग्री 60 मिनट लिख सकती हूँ? 29 डिग्री 60 मिनट का मैम मतलब 1 डिग्री होगा, है ना? 29 डिग्री 60 मिनट लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो मैम। तो एक काम करो, 30 डिग्री को लिखो आप 29 डिग्री 60 मिनट, और ये 60 मिनट तो यहाँ से आ गया, 10 यहाँ से आ गया, आप इसको 60 प्लस 10 70 मिनट कर दो, 60 प्लस 10 70 मिनट कर दो। अब अगर आप माइनस करोगे तो मैम अब ऊपर बड़ी टर्म आ गई और नीचे छोटी टर्म आ गई, अब ऊपर बड़ी आ गई नीचे छोटी टर्म आ गई, और अब आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा 40 मिनट बन जाएगा और ये 24 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से हम प्लस माइनस आसानी से कर पाएंगे। तो प्लस माइनस अगर करना है तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी 60 से ऊपर जाएगा वैल्यू तो 60 मिनट को 1 डिग्री बना देना, और जब मुझे माइनस करना होगा तो माइनस के लिए आप इस चीज का ध्यान रखना, ऊपर छोटी है तो मैं उसको बड़ा बना दूंगी। कैसे? जो भी वैल्यू इधर लिखी होगी उससे 1 कम करके 60 मिनट लिख देंगे। क्लियर हो गया? ये आपके काम आएगा, देखना। अभी आपको अगर लग रहा हो कि मैंने ऐसे ही बता दिया, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आगे जब आप क्वेश्चन करोगे, एग्जाम में करोगे, आपको एंगल को प्लस माइनस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो तब आपको लगेगा कि अच्छा है कि हमें ये आता है। ठीक है? सच में आज की क्लास तो इतने क्वेश्चंस मिस कर दिए ना, जिसने आज की क्लास छोड़ दी तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ सेकंड वाले में तो कुछ नहीं है, सेकंड वाले में आपको क्या करना था, सेकंड वाले में आपको 30 डिग्री था ना, तो 30 डिग्री को मैंने 1 कम लिख दिया। जैसे अगर मैं बोलूं कि 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री को मैं कैसे लिख सकती हूँ मैम? 49 डिग्री 60 मिनट। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैम 30 की बजाय कोई और एग्जाम्पल ले लो, 10 डिग्री को कैसे लिख सकते हो? अगर मैं आपको बोलूं 10 डिग्री को कैसे लिख सकते हो, तो आप बोलेंगे मैम 9 डिग्री 60 मिनट, 1 इससे कम कर दो और साथ में 60 मिनट लगा दो, है ना? चलिए, अच्छा अब देखिए भावना ने सही पॉइंट मारा है वैसे। ठीक है, वो रिकॉर्डेड देख लेंगे। आ जाओ अब इस क्वेश्चन पे। अब क्या है कि मुझे बोला जाता है सबसे पहले तो कि कौन से स्टेशंस हैं जहां पर लोकल अट्रैक्शन नहीं होगी। उसके लिए मुझे क्या करना है, किसी भी लाइन की फोर बियरिंग से बैक बियरिंग को माइनस करके चेक करना है। तो आप एसएससी जेईई के पेपर में अगर ऐसा सवाल आता है तो सारे ऑप्शंस को मत माइनस करने लग जाना। सबसे पहले क्या करना, अगर मिनट्स में दिया है तो देखना कि किस वाले मिनट में वैल्यू जो है मेरी वो 0 बन जाएगी, किस वाले मिनट में लास्ट की वैल्यू 0 बन जाएगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को जब मैं माइनस करूँ तो किसके बराबर आए, 180 डिग्री के बराबर आए। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, मैम इन दोनों को माइनस करूंगी तो फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग कितना आ जा रहा है, 180 डिग्री आ जा रहा है। क्लियर हो गया?
तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे मिनट मिनट को माइनस कर दिया, डिग्री वालों को माइनस कर दिया, और मैंने आपको बोल दिया कि फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग मॉड लगाना है इसके आगे 180 डिग्री। अगर ये माइनस में भी आता है तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर माइनस में भी आता है तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी स्टेशंस दिए हैं इस क्वेश्चन में, कौन सा स्टेशन है जहां लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा, मैम सी और डी। सी और डी वो स्टेशंस हैं जहां पर एरर नहीं होगा या जहां पर लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैम इससे क्वेश्चन ये आता है कई बार जो कि एसएससी जेईई में नहीं आया हुआ है, पर मैं आपको एक लेवल ज़्यादा करवाना चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि पेपर में आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी ना करनी पड़े, तब भी आप लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करके आ सको, है ना। नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना है, बिल्कुल मॉड का साइन लगा के। अब मैं चाहती हूं कि आप इस काबिल बन जाओ कि आप इस क्वेश्चन को भी इसी टेबल में सॉल्व कर दो, आपको अलग से बहुत बड़ा टेबल ना बनाना पड़े। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं आपको मेंस का क्वेश्चन करवाऊंगी, आपका प्री निकलेगा, उसके बाद मेंस का हम थोड़े से क्लासेस और रखेंगे, तो जब मैं मेंस का क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको बताऊंगी स्टेप वाइज कैसे आपको आंसर लिखना है। अभी प्री के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि प्री निकलेगा तब मेंस देंगे। मेनली मैं अभी अगर एसएससी जेईई की बात करूं तो अब बात करते हैं। अब मैं चाहती हूं कि आप ये बाकी सारे एंगल में जो गलतियां हैं उसको करेक्ट करके दिखाओ। अब देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, सारी चीजें ट्रिक्स के हिसाब से चलेंगी यहाँ पर। अब देखना क्या हुआ, सी और डी स्टेशन जो है उसकी लोकल अट्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पर इन दोनों एंगल में क्या कोई एरर होगा, क्या इसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत होगी, बोलो। नहीं मैम, इसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं होगी। अब ट्रिक देखना, यहाँ पर क्या है, ट्रिक देखना क्या है, यहाँ पर लाइन का नाम क्या लिखा है, बी और सी, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बोल सकती हूँ सी एंड, यहाँ लिख सकती हूँ बोथ सी एंड डी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, अब देखना ध्यान से, मैम इसमें भी कोई एरर नहीं है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, तो अब देखना ये लाइन का नाम क्या है, बी सी। तो आपको ना ऐसे ट्रिक बता रही हूँ, बाद में आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी कैसे हुआ। ये वाला एंगल बी से मेजर किया है क्योंकि लाइन का नाम है बी सी, या छोटा सा मैंने बी लिख दिया। ये वाला एंगल सी से मेजर हुआ है, या छोटा सा सी लिख दिया। सी डी में ये एंगल सी से मेजर हुआ है, ये डी से मेजर हुआ है। डीई लाइन में ये एंगल डी से मेजर हुआ है, ये ई से मेजर हुआ है। अब देखो क्या सी और डी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, हाँ मैम है, तो मतलब सी से तो ये एंगल भी मेजर हुआ है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं होगा। मैम डी ई लाइन ये लिखी थी ना, तो पहला वाला मान लो डी है, दूसरा वाला मान लो ई है, तो मैम डी में भी कोई एरर नहीं है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो ये जो मैंने 4 एंगल दिखा दिए इसमें आपकी कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है। मैंने कैसे याद ध्यान रखना है, लाइन लिखी है बी सी, पहला बी लिख दो दूसरा सी लिख दो, मतलब ये एंगल सी स्टेशन से मेजर हुआ है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। डीई पहला लाइन, आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा ऐसे सर्वे, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। ये कैसे आया है, क्योंकि जब आप इतना ज्यादा किसी सब्जेक्ट को पढ़ लेते हो तभी आप ट्रिक्स निकाल पाते हो और तभी आपको पता होता है मैं क्वेश्चन को कम टाइम पे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब डी वाला स्टेशन में कोई एरर नहीं है। अब जब मेरे को इतने बड़े क्वेश्चन में करेक्शन लगानी है, पहली बात इतना बड़ा नहीं आएगा सवाल, हम एक लेवल ज्यादा पढ़ रहे हैं कि अगर इससे कम लेवल का आता है हम उसको जल्दी कर दें। अब देखो इसका 4 बियरिंग जो दिया है इसमें देयर इज नो एरर, इसमें मैम कोई भी एरर नहीं है, इन सारों में कोई एरर नहीं है। जब मैं करेक्शन लगाना स्टार्ट करूंगी, कहाँ से करूंगी, उस स्टेशन से जो आपको लास्ट में ऐसा दिख रहा है जहां कोई एरर नहीं है। कौन सा दिख रहा है मैम, ये वाला। अगले में एरर होगा, हाँ होगा, क्योंकि ई वाली वो स्टेशन में एरर था, ई वाले में एरर था। अब क्या करना है, डीई लाइन की 4 बियरिंग दी हुई है 224 डिग्री 50 मिनट। क्या आप मुझे बैक बियरिंग बता सकते हो, बोलो। 224 डिग्री 50 मिनट अगर हमारी 4 बियरिंग है, बताओ जरा बैक बियरिंग कितनी होगी, बताओ जरा बैक बियरिंग कितनी होगी, हाँ बोलो बोलो। अगर 4 बियरिंग 180 डिग्री से ज्यादा होती है तो बैक बियरिंग कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू -180 डिग्री, तो माइनस इसमें 180 डिग्री कर दो जरा अभी, इसीलिए मैंने आपको प्लस माइनस सिखा दिया।
तो मैम अगर इसमें 180 डिग्री माइनस करना है तो उसमें क्या करना होगा, इसके नीचे माइनस वो लिखो और मुझे बताओ कि कितनी वैल्यू आ रही है। 44 डिग्री 50 मिनट्स आ रहा है, 44 डिग्री 50 मिनट्स आ रहा है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने, मेरे पास इतना बड़ा टाइम नहीं है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैम ये 44 डिग्री एग्जाम में 50 मिनट होगा। अब देखना क्या मैं बोल सकती हूँ ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है, यस और नो, सारा ध्यान यही रखना है, अभी लिखना मत कुछ भी। क्या ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है 44 डिग्री 50 मिनट? और मैम जो हम मेजर कर रहे हैं वो 44 डिग्री 5 मिनट, तो एक्चुअल वैल्यू है 44 डिग्री 50 मिनट और जो मेजर कर रहे हैं वो है 44 डिग्री 5 मिनट। 5 मिनट से 50 मिनट बनाना है, कितनी वैल्यू ऐड करूं? 5 मिनट में कितना ऐड करूं कि 50 मिनट बन जाए? तो 5 मिनट में क्या मैं अगर 45 मिनट ऐड करती हूं तो 50 मिनट बन जाएगा? तो 50 मिनट बन जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो मैम प्लस इसमें आपको 45 मिनट्स करना पड़ेगा ना, प्लस 45 मिनट्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि 44 डिग्री 5 मिनट से 44 डिग्री 50 मिनट्स बनाना है। ठीक है, 45 मिनट्स क्लियर हो गया, 45 मिनट्स क्लियर हो गया। तो 44 डिग्री 50 मिनट्स हमारी सही वैल्यू थी, जो मेजर किया है वो है 44 डिग्री मैम 5 मिनट्स। तो इसमें करेक्शन कितनी लगानी है? इसमें करेक्शन लगानी पड़ेगी मैम, इसमें ऐड करना पड़ेगा प्लस 45 मिनट, प्लस 45 मिनट। ठीक है, जो करेक्शन ई स्टेशन, या छोटा सा क्या लिखा था, ई लिखा था, ये भी ई स्टेशन था, ये भी ई स्टेशन था। अगर यहाँ 45 मिनट ऐड करूंगी तो मैम यहाँ पर भी 45 मिनट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि करेक्शन पूरे ई स्टेशन पर लग जाएगी, करेक्शन पूरे ई स्टेशन पर लग जाएगी। तो मतलब इसकी करेक्टेड वैल्यू निकाल ली है आपने। देखो अगर ये पूछा होता तो आंसर होता 44 डिग्री 50 मिनट। 45 मिनट की करेक्शन जो यहाँ प्लस करी है वही आप अगले ई स्टेशन पे भी करोगे। बताओ अब ई ए की फोर बियरिंग कितनी आ रही है, बताओ अब ये कितनी आ रही है, 305 डिग्री 35 मिनट। तो ये आ जाएगी मैम 305 डिग्री 35 मिनट। क्यों? क्योंकि 50 मिनट प्लस 45 हो गया, 60 मिनट को डिग्री बना दिया और बाकी साथ में लिख दिया। अच्छा मैम, अब ये जो वैल्यू हमने करेक्ट करी है इसमें कोई भी एरर नहीं है, समझ आ रहा है सबको, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब ये हो गई ई ए लाइन की फोर बियरिंग, ई ए लाइन की फोर बियरिंग। इससे निकालो जरा बैक बियरिंग कितनी होगी। तो मैम गिवन वैल्यू 180 से ज्यादा है, जब बैक बियरिंग निकालनी होगी तो इसमें क्या करूंगी, 180 माइनस करूंगी। तो मैम इससे जब मैं बैक बियरिंग निकालना चाहती हूँ तो 305 डिग्री 35 मिनट माइनस क्या करना है, 180 डिग्री करना है। तो 35 मिनट वैसे ही आ जाएगा, और जब इसे माइनस करेंगे देखो क्या 125 डिग्री 5 मिनट आ रहा है, 125 डिग्री 35 मिनट के बराबर आ रहा है, 125 डिग्री 35 मिनट के बराबर आ रहा है। तो मैम यहाँ पर आपका वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 125 डिग्री 35 मिनट। करेक्ट कर लिया। देखो एक और बियरिंग, कितना कम टाइम लग रहा है। तो मैम ये वाली वैल्यू कौन सी है, जो एक्चुअल वैल्यू है, जो मेजर कर रहे हैं वो है 125 डिग्री 5 मिनट। अब फिर से बता दो, 125 डिग्री 5 मिनट से 125 डिग्री 35 मिनट पे आने के लिए कितनी वैल्यू ऐड करोगे, करेक्शन कितनी लगाएंगे। तो मैम 5 मिनट से 35 मिनट पे पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगी, अगर कोई बोलेगा कि इस स्टेशन पे आपने कितनी करेक्शन लगाई, मैं बोलूंगी 30 मिनट की लगाई। तो मैम ये किस स्टेशन पे लगी है, ये ए पे है, ये ई पर थी, ये ए पर है, तो ए पर यहाँ पर भी तो आएगा मैम, ए पर यहाँ पर भी तो आएगा, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 30 मिनट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करेक्ट बियरिंग क्या हो गई, 75 डिग्री 35 मिनट। क्लियर हो रहा है। तो यही सेम प्रोसीजर मैं आगे लेकर जाऊं। 75 डिग्री 35 मिनट फोर बियरिंग थी, यहाँ से क्या निकाली मैम, बैक बियरिंग, क्योंकि वैल्यू क्या है,
एक्चुअल वैल्यू 180 से कम है, जब बैक बेयरिंग निकालूंगी तो 180 डिग्री उसमें मिला दूंगी। जब 180 डिग्री इसमें मिलाया तो कितना आया, 225 डिग्री 35 मिनट। आप ये सोच लो, अगर आपने सवाल कर दिया, ये आपका मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन आपका मेंस का है, जो हम छोटा छोटा लिख रहे हैं बस वो हमें टेबल में लिखना है। इतना बड़ा प्री में नहीं आता, प्री में इससे छोटा आएगा और सोचो आप उसको कितना जल्दी सॉल्व कर दोगे। तो 225 डिग्री 35 मिनट। तो मैम यहाँ पर सीन ये हो गया कि आपने मेजर तो कम किया था, एक्चुअल तो 225 आ रहा है, तो अब मुझे इसमें करेक्शन लगानी है। तो करेक्शन कितनी लगाऊंगी मैम, 254 डिग्री 20 मिनट से 225 डिग्री 35 बनाना है। तो करेक्शन कैसे निकालेंगे, 225 डिग्री 35 मिनट माइनस कर दो 254 डिग्री 20 मिनट। तो अब करेक्शन लगाने के लिए करेक्शन की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ पर इस स्टेशन पे करेक्शन कितनी आएगी बताओ, 1 डिग्री 15 मिनट आ रहा है ना, ये 15 मिनट बन गया यहाँ पर, और ये आ गया 1 डिग्री। तो मैम इसका मतलब यहाँ आप अगर 1 डिग्री 15 मिनट की करेक्शन लगा रहे हो ना, कम से ज़्यादा करने के लिए प्लस वाली, तो इसमें भी आप 1 डिग्री 15 मिनट की करेक्शन लगा दो। मैम ये सही हो जाएगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 116 डिग्री 35 मिनट, यहाँ लिख रही हूँ 116 डिग्री 35 मिनट। इसके बाद जब आप इससे बैक बेयरिंग निकालोगे तो यही आएगा, मतलब कोई गलती नहीं है, मतलब पूरा करेक्ट हो गए। 255 डिग्री 35 मिनट, कहीं गलत लिखा है क्या मैंने, 255, सॉरी 25 कैसे आएगा, 255 आएगा, सही बोल रहे हो, 255 डिग्री 35 मिनट, ठीक है 55 आएगा, क्लियर है 255 आएगा, क्योंकि 254 है, ये 75 डिग्री 35 मिनट्स में 180 मिलाओगे, 255 डिग्री 35 मिनट आएगा, 255 डिग्री 35 मिनट आएगा, 255 डिग्री 35 मिनट आएगा। अब समझ गए। अब आप सोचेंगे मैम आपने टेबल में तो इतनी खिचड़ी पका दी है, तो ये हमें नोट्स में कैसा मिलेगा। तो आप नोट्स में जब बाद में देखोगे तो आपको ये साफ सुथरा एक प्यारा सा अच्छा सा लिखा हुआ सब मिल जाएगा, और ये करेक्टेड बियरिंग यहाँ लिखी हुई है। बाकी मैं बोलूँगी आज जब क्लास हो जाए उसके बाद इसी लोकल अट्रैक्शन वाले क्वेश्चन को फिर से लगा लेना, उसके बाद जो कोई सवाल आता है आप इसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, कई बार हो जाती है ऐसी चीज़। तो आप एक बार क्या करना, इसी सेम क्वेश्चन को अपने आप लगाना। तो हमने इस क्वेश्चन में ये सीखा, सबसे पहले तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को माइनस करेंगे, और जहां पर डिफरेंस 180 आ रहा है बोलेंगे उन स्टेशन पे कोई भी एरर नहीं है। दूसरी बात, अगर करेक्शन करने के लिए आई तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे करेक्ट करना, जहां कोई एरर नहीं था वहां से हम बैक बियरिंग निकालते जाएंगे, करेक्ट करते जाएंगे। हमें पता है कि मैम ई और ई समझ आ गया संदीप, आसान लगा, टेबल में ही करना। अच्छा, तभी तो मैंने बोला आदित्य सैनी, टाइम बचाना हमारा एक बहुत बड़ा मकसद होता है ना, एग्जाम में टाइम बच जाएगा ना। ये इतना बड़ा सवाल था यार, आपको ये एसएससी जेईई में इतने सारे, ऐसे नहीं बोलेंगे सारे स्टेशंस को करेक्ट करो, कोई एक स्टेशन दे देंगे करेक्ट करने को, और वो आप कर लोगे, अब मैं ये मान सकती हूँ, है ना। क्लियर हो गया। 255 लिख तो दिया मैंने, 255 डिग्री 35 मिनट। देखो इसको करेक्ट करके ना आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा 255 डिग्री 35 मिनट, ठीक है 255 डिग्री 35 मिनट। अब एक बार वीडियो फिर से देख लेना, क्लियर है। अब आपका लोकल अट्रैक्शन भी एकदम मक्खन बन गया, कोई टेंशन नहीं है। अब मैम बस हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको भी अच्छा सा बना दो, इंक्लूडेड एंगल कर लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, है ना, उसके बाद आराम से रेस्ट करेंगे, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल मैम वो टॉपिक है जिससे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि नहीं। अरे आज तो इतने मार्क्स कवर किए हैं ना आप लोगों ने, मैं आपको बोलती हूँ कंपास सर्वे से बहुत सवाल आते हैं। दूसरा चैप्टर आएगा लेवलिंग, जब लेवलिंग चलेगा तो उसमें भी एक के बाद एक तरीके के सवाल आते हैं। तो लोकल अट्रैक्शन से प्रॉब्लम जो आती है ना, वो इस तरीके की ही प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपको पहचानना होता है कौन से स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। अब अगर चलो ये बात मैं आपको अगर बोलूं कि अगर मैं फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग कर रही होती एक लाइन ए बी का, और वो 180 आ गया, तो आप बोलेंगे ए एंड बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पर लिखती ए बी लाइन की फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग
ए बी लाइन की फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग आई 179 डिग्री, बी सी लाइन की फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग आई 181 डिग्री, और सी डी लाइन की फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग आई हमारी 180 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में मुझे पूछा कि बताओ कौन सा स्टेशन है जहां पर लोकल अट्रैक्शन नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर मुझसे पूछा तो कौन सा स्टेशन है जिसमें लोकल अट्रैक्शन नहीं है, इसका आंसर ये हो सकता है पहला बोथ सी एंड डी, हो सकता है दोनों सी और डी जो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं हो। दूसरा आंसर हो सकता है ओनली डी, मतलब कि अगर ये लिखा होगा तो वो भी करेक्ट है और ये लिखा होगा तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि मैंने कई बार कैसे क्वेश्चंस देखे हैं, जैसे यही सेम पूछ लिया ना आपसे, यही सेम पूछ लिया और ऑप्शन ए बोला है ए एंड बी, ऑप्शन बी बोला है बी एंड सी, और ऑप्शन सी बोला है आपके पास ओनली डी, और ऑप्शन डी बोला है हमारे पास ओनली बी। अगर आपके पास ऐसा सवाल आता है, मैंने जान के आपको ये सवाल बताया कि अगर आपको ऐसा सवाल लिखा है तो इसमें कौन सा आंसर सही करोगे। नहीं सोनू कुमार, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ ऐसा क्यों हुआ। देखो मैम, अगर ऐसा सवाल आया तो आपने ऐसा आंसर क्यों लिखा, मैं आपको बताती हूँ। जब ए और बी 180 के बराबर नहीं आ रहे तो मैम ए में भी एरर होगा, बी में भी एरर होगा, ठीक है मैम। बी और सी भी 180 के बराबर नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है बी में भी एरर हो और सी में भी एरर हो। अग्री करते हो इस बात से मैम? अगर बी सी 180 के बराबर नहीं आ रहे तो हो सकता है कि बी में भी एरर हो और सी में भी एरर हो सकता है कि नहीं? अच्छा मैम, अगर सी और डी 180 के बराबर आ रहे हैं तो हो सकता है कि सी और डी दोनों ही करेक्ट हो, तभी वो 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। क्लियर है? 180 डिग्री के बराबर आ रहा है तो मैम यहाँ पर ना बी और सी में बी तो हमें पता है एरर है, ए में भी पता है एरर है, पर इन दोनों को माइनस कर रही थी तब भी 180 नहीं बन रहा। तो सी के लिए कुछ ऐसा हो सकता है एरर हो सकता है नहीं एरर हो। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन इसलिए डी बन जाता है। कोई बहुत बड़ा भारी भरकम कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ऐसा सवाल आता है, क्योंकि एसएससी जेईई में आया हुआ है एक बार, अगर ऐसे सवाल आते हैं ना तो डरना नहीं है। आपको ये अलग सा स्टेशन दिया होगा तो आपका ये आंसर आप करेक्ट कराना, ठीक है? क्योंकि अगर 180 नहीं बन रहा, दो एंगल का डिफरेंस, तो हो सकता है कि दोनों में ही एरर हो, बी में भी एरर हो, सी में भी एरर हो। तो उस केस में आंसर डी करना है, समझ गए? उस केस में आंसर डी करना है, नहीं तो आपका आंसर सी डी करेक्ट होगा। लेकिन बाय चांस ऑप्शंस को देख के आपको लग रहा है यार सी डी तो दिया ही नहीं, अब क्या करें, अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत दे दिया, तो आप उस पर ब्लेम करने की बजाय चुपचाप आंसर क्या कर दोगे, ओनली स्टेशन डी। ओनली स्टेशन डी, मैंने कैपिटल लिखने थे ये, सॉरी, ओनली स्टेशन डी। ये क्या आ जाएंगे, जोश में ना कुछ ज्यादा ही मैं फ्लो में आके भूल जाती हूँ कि मैं लिख क्या रही थी, है ना? क्लियर हो गया? क्लियर सभी को? एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको वीकली टेस्ट या कहीं पर। अभी मेरे पास एग्जैक्ट सवाल तो है नहीं, पर इसी तरीके का सवाल था। उसमें बोला था ए बी का फोर बियरिंग बैक बियरिंग 179 है, बी सी का 181 है, सी डी का 180 है। बताओ कौन से स्टेशन होंगे जो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन हो, और ऐसे ही सेम ऑप्शन दिए हों। अब मुझे बताओ आप इस क्वेश्चन में क्या आंसर करते, बताओ। अब इस क्वेश्चन में क्या आंसर करते? मैम सी और डी करते, पर सी और डी में सी और डी तो दिए ही नहीं हुए, तो अब क्या आंसर करूंगी? मैम डी आंसर कर दूंगी। क्योंकि सी को क्यों नहीं किया? सी को इसलिए नहीं किया क्योंकि हो सकता है सी में भी एरर हो, तभी यहाँ 181 आ रहा है। क्लियर? क्लियर? ये बहुत ही कम चांस है इसका क्वेश्चन आए, पर कम चांस है। मेरा तो ये वो बनता है ना, फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि पेपर में आता है, तो आप कंफ्यूज होके बाद में डाउट ना पूछो। तो अगर आया है तो क्वेश्चन में ऑप्शन देख के उसको संभालना कैसे है वो समझाया मैंने, ठीक है? ठीक है, सी और डी दोनों दिए होते तो हर्ष दुबे आंसर करते सी एंड डी, जैसे इस क्वेश्चन में था। इस क्वेश्चन में क्या करते आंसर, सी और डी आंसर करते सी एंड डी। लेकिन पिछले वाले, इस वाले में क्या बोला है, इसमें डी के बाद कोई लाइन जोड़ी नहीं है मैम। ये ऐसे है, ए बी एक लाइन है, बी सी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, ए बी सी और डी ऐसे है कुछ। तो ए में एरर, बी में एरर, हो सकता है सी में एरर हो, पर डी का हमें कोई कुछ नहीं पता है कि एरर होगा या नहीं।
अगर एक और ले लिया तब तो इस एग्जाम्पल को समझाने का मकसद ही खत्म हो जाएगा आलोक। मतलब मैं एक और स्टेशन अगर ले लूँ ना तो इसको एग्जाम्पल को समझाने का स्टेशन वो खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसके आगे फिर डी ए बना दूँ ना -179 डिग्री, अब आप इसका आंसर क्या करोगे? अब आप इसका आंसर 180 ही करोगे। ये तो जान के मैंने ये लिखा दिया, ठीक है, समझ गए? समझ गए? ये ना, ये सी डी की लाइन के बाद डी कहीं आ ही नहीं रहा है, डी अलग ही है एक, तो हमने मान लिया कि सी तक एरर होगा, डी में नहीं होगा। मुझे लगता है कई बार मुझे ना ऐसी चीजें बतानी नहीं चाहिए, पर मेरे मन में ऐसा रह जाता है कि यार ये बताया नहीं, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ऐसे ऑप्शन देख के उसका आंसर कर देना है। इसके चांस बहुत कम है कि ऐसा सवाल आए, लेकिन चांस है, कभी आया हुआ है तो आपको समझा दिया, ठीक है। चलो चलो अब इंक्लूडेड एंगल पर चलते हैं और इंक्लूडेड एंगल को समझते हैं कि क्या होता है। इंक्लूडेड एंगल को हम बोलते हैं हिंदी में अंतर्गत कोण, और इसको समझेंगे बिल्कुल अच्छे फ्रेश दिमाग के साथ, बिल्कुल अच्छे फ्रेश दिमाग के साथ सारे लोग, ठीक है। अच्छा मैम, इंक्लूडेड एंगल, व्हेन द टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट, बोल रहे हैं जब दो लाइंस एक जगह पे मिलती हैं जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है। ये डेफिनेशन जिसने पहले पढ़ी है कभी ना कभी तो आपने ये सारी डेफिनेशन देखी होगी। तो आप जहां नोट्स बनाते हैं पहले इंक्लूडेड एंगल लिखेंगे। अब हमारा सारा फोकस रहेगा इंक्लूडेड एंगल देखने पर, इंक्लूडेड एंगल समझने पर, फिर हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इसलिए मैं इसको अगली स्लाइड पे समझा रही हूँ, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इंक्लूडेड एंगल को समझते हैं। तो इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, दो केस देखिएगा। दो केस देखिएगा। एक केस तो यहाँ पर कुछ पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। तो हमने बोला कि मैम इंक्लूडेड एंगल वो होता है जहां पर भी दो लाइंस आपस में मिले, जहां पर भी दो लाइंस मिलेंगी वहां जो एंगल बनेगा वो हमारा इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है। मैम दोनों केसेस में दो लाइंस मिलती हुई हमें नजर आ रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मान लेती हूँ ये मेरा कोई ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है। अच्छा, अब दूसरा, मैम ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। क्या आपको यहाँ पर ये पता चल रहा है कि अगर ये ए बी और सी, तो डायरेक्शन जो सर्वे करने की होगी मैं ये एरो से दिखा सकती हूँ, मुझे येस और नो करके बताइएगा। और इस केस में पहले ए पॉइंट आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद सी आएगा। क्या ये एरो से, या अगर मैं अकेला नाम भी लिख दे रही थी तो भी पता चल रहा था कि ये डायरेक्शन कुछ ऐसे है और ये वाली डायरेक्शन मैम कुछ इस तरीके से है, हाँ है कि नहीं। अब मैम यहाँ पर भी ए बी और बी सी लाइन मिल रही है तो इंक्लूडेड एंगल बनेगा जहां दो लाइंस मिलेंगी। यहाँ भी दो लाइंस मिल रही हैं तो इंक्लूडेड एंगल बनेगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता एक्सटर्नल है या इंटरनल है, एक्सटर्नल इंटरनल का मतलब क्या होता है उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर क्या बोला। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल को अब देखना, दो लाइंस के बीच वाला जो एंगल होगा वो इंक्लूडेड है। अब क्या किया मैंने, मैं चाहती हूँ मैं इसको बहुत आराम से समझाऊं क्योंकि एक ही बार समझाऊंगी और आपको समझ में आ जाएगा, अगर जल्दी जल्दी करूंगी तो प्रॉब्लम। अब देखिए, मान लिया कि ये वाला जो एंगल बन रहा है वो θ1 है, बहुत ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है वो θ1 है। अब मैम ये ए बी लाइन थी, ए बी लाइन में बी पर नॉर्थ को रेफरेंस मानकर जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर किया, मान लो वो थीटा है। दूसरा मैंने माना नॉर्थ से लेकर इस लाइन का एंगल θ2, अभी नहीं आपको पता फोर बियरिंग क्या बैक बियरिंग, ये एंगल क्या है मैम, θ2 है। अगर मैं आपसे बोलूं जो इंक्लूडेड एंगल होता है, ध्यान से सुनना, हमेशा प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन को मेजर करना है। प्रीवियस लाइन और नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या है मैम, जो ये डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस लाइन हो गई ए बी, नेक्स्ट लाइन हो गई बी सी।
प्रीवियस लाइन हो गई ए बी, नेक्स्ट लाइन हो गई बी सी। तो इंक्लूडेड एंगल हम कैसे मेजर करेंगे? हमेशा प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन। अच्छा, प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन अगर मैं एंगल मेजर करना चाहती हूँ तो ये एंगल मेरा कौन सा हो सकता है? मैम पिछली लाइन से अगला एंगल ये भी हो सकता है, पिछली लाइन से अगली लाइन के लिए एंगल ये भी हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। मैंने एक पॉइंट तो लिख दिया, हमेशा पिछली लाइन से प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन मेजर करना है। मैम ए बी प्रीवियस लाइन थी, बी सी नेक्स्ट लाइन थी, पिछली से अगली लाइन का एंगल तो ये भी हो सकता है, पिछली से अगली लाइन का एंगल ये भी हो सकता है। अब आप हमें बताओ कि हमें कौन सा एंगल लेना है। अब मैं दूसरा पॉइंट उसको समझाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ। हमेशा जब मैं प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन के लिए एंगल मेजर करूंगी, जो एंगल की डायरेक्शन रहेगी हमेशा क्लॉकवाइज रहेगी। अब देखो, तो अभी मैम आपने जो दो एंगल बनाए थे, प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन एक ये, प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन एक ये, इसको मैं 1 बोल देती हूँ, इसको 2। बताओ कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा इन दोनों में से क्लॉकवाइज है, ये बताना मुझे। प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन के लिए जो मैंने एंगल बनाया है, क्लॉकवाइज कौन सा है? पहला वाला है या दूसरा वाला है? फर्स्ट वन है या सेकंड वन है? मैम प्रीवियस से नेक्स्ट लाइन जो घड़ी चलती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, तो वो आपका ये वाला सेकंड वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगी कि इस केस में जो मेरा इंक्लूडेड एंगल होगा वो कौन सा होगा? इंक्लूडेड एंगल मेरा इंटरनल इंक्लूडेड एंगल होगा। समझ आ गई बात? ये इंटरनल क्यों होगा? आपने कुछ याद नहीं रखा? पिछली लाइन से अगली लाइन, डायरेक्शन जो मेजरमेंट की है वो क्लॉकवाइज, क्लियर? डायरेक्शन मेजरमेंट की है क्लॉकवाइज, क्लियर सभी को? अगले केस में आ जाओ। मैम प्रीवियस लाइन है ए बी, नेक्स्ट लाइन है बी सी, प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा, क्या वो ये एक्सटर्नल एंगल बनेगा? क्या वो एक्सटर्नल एंगल है? तो जब मैम इस तरीके का केस है तो यहाँ एंगल क्या हुआ? बाहर वाला। यहाँ जो एंगल बना वो कौन सा बना? इंटरनल बना। अब हमें क्वेश्चन में क्या होता है, बियरिंग दी होती है और इंक्लूडेड एंगल निकालना होता है। अब वापिस आ जाते हैं, मुझे पता चल गया इसमें बाहर वाला एंगल है और इसमें ये वाला एंगल है। अब मैंने यहाँ θ1 और θ2 बनाए हैं। आप मुझे बताओ, अगर मुझे ये बीच वाला एंगल निकालना है तो मैं ये कैसे निकालूंगी? किसको किससे माइनस करूं, किसको किससे माइनस करूं कि मुझे यहाँ पर θ2 मिल जाए? जल्दी से आंसर करेंगे। इसमें किस एंगल को किससे माइनस करूं कि मुझे इंटरनल एंगल मिल जाए? बोलो। तो आप बोलेंगे कि मैम इस केस में आप क्या कीजिए, θ2 में से थीटा को माइनस कर दीजिए, आपको इंक्लूडेड एंगल IA मिल जाएगा। ठीक है। अब मैम जो ये θ2 था, सारा ध्यान यहाँ रखना है, जो θ2 था क्या वो BC लाइन की 4 बियरिंग है? 4 बियरिंग मतलब BC लाइन ये है, B पर नॉर्थ को रेफरेंस मान के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, क्या θ2 BC लाइन की 4 बियरिंग है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 4 बियरिंग ऑफ लाइन BC माइनस ये जो θ1 है, ये जो θ1 है, क्या ये मेरी AB लाइन की बैक बियरिंग है? ये मेरी AB लाइन की B पर नॉर्थ को रेफरेंस मानकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या इसकी बैक बियरिंग है? तो बैक बियरिंग ऑफ AB इज इक्वल्स टू इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब इसका मतलब हम सिंपल भाषा में मैम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, उस सीधी लाइन से निकाल सकते हैं अपना कोई भी आंसर। वो फॉर्मूला क्या है? अगर इंक्लूडेड एंगल निकालना है किसके बराबर होगा? अगली लाइन का 4 बियरिंग पिछली लाइन के बैक बियरिंग से माइनस कर दो, तो इंक्लूडेड एंगल किसके बराबर हो गया? 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ
प्रीवियस लाइन। क्या मैं ये एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकती हूँ? बोलिए। फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन करूंगी किसी भी केस में तो मुझे इंक्लूडेड एंगल मिल जाएगा। अब मुझे ए बी बी सी की कोई टेंशन नहीं है। तो मैम अभी तो आपने ये बताया कि ये तो इंटरनल के केस का है, क्या इसके लिए भी मैं सेम फॉर्मूला लगाऊं? हम तो तब इस टॉपिक को आसान मानेंगे अगर आप इसको भी सेम फॉर्मूला से सॉल्व करके बता दो। आप चैलेंज कर रहे हो मुझे कि हम तो इसको तब सेम आसान मानेंगे कि हमें दो फॉर्मूले नहीं एक ही याद रख के पूरा क्वेश्चन करना है। अब देखो, अब इसको ज़रा एक्सटर्नल को ऊपर लिख देते हैं, इसके लिए बनाते हैं जगह। तो ये है हमारी एक्सटर्नल। अब मैं आपको बस सॉल्व करके बता रही हूँ, लेकिन पेपर के लिए जो याद रखना है वो इससे भी आसान है। तो इसमें भी एक काम करते हैं, सेम वैसे ही θ1 और θ2 को कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने मान लिया यहाँ पर ये वाला एंगल जो है θ1 है और ये जो एंगल है ये हमारा θ2 है। दो एंगल ले लिए। जो ए बी लाइन देख रहे हो, ये वाला जो एंगल है, अलग अलग कलर से लिखती हूँ तो आप इनको ना डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। एक एंगल θ1 लिख लिया और इसको बांध लेते हैं इससे, ये बाहर का एंगल लिख लिया मैंने θ2। इस केस में जो मैं पूछूंगी बस वो आंसर करिएगा। इस केस में मुझे बताइए ये वाला एंगल अगर मैंने निकालना होता तो ये कितना होता? जो पूछूंगी वही आंसर निकालना है, वही बताना है। ये क्वेश्चन मार्क वाला जो एंगल पूछा है तो ये कितना बताते आप इस केस में? θ1 माइनस θ2 बताते? बोलो, क्या आप इस केस में इस क्वेश्चन मार्क वाले एंगल को θ1 माइनस θ2 बताते? इसको मैं x मान लेती हूँ। तो आपने इसको क्या बोला मैम? θ1 माइनस θ2। ये क्या है? θ1 माइनस θ2। अच्छा, तो एक चीज बताइएगा, अगर मैं पूरे 360 में से इसको माइनस कर दूं तो बाहर वाली वैल्यू मिल जाएगी। अगर पूरे गोल चक्कर में से इस चक्कर को हटा दूं, गोल पूरे से इस पार्ट को हटा दूं तो बाहर का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं? तो मैंने लिखा कि इस केस में इंक्लूडेड एंगल किसके बराबर है कि 360 डिग्री माइनस θ1 माइनस θ2। क्लियर यहाँ तक? यस और नो? क्लियर यहाँ तक? अभी भी कहानी नहीं आई है मैम, अभी तो आपने सस्पेंस बताया ही नहीं इसके आगे का। अब मैं इंक्लूडेड एंगल को क्या ऐसे लिख सकती हूँ, ये ब्रैकेट को ओपन किया, θ2 के साथ प्लस का साइन आ गया, θ2 माइनस θ1 प्लस 360 डिग्री, क्या ऐसे लिख सकती हूँ? θ2 माइनस माइनस प्लस हो गया, θ1 माइनस हो गया, 360 को वहां लिख दिया। क्या मैं यहाँ ब्रैकेट का साइन लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकते हो। अब मैम θ2 क्या है? अगर मैं देखूं ए बी सी, θ2 इज फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन और θ1 इज बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। अब बोलेंगे मैम अब मजा आ गया क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही बन गया। तो इंटरनल एंगल, इंक्लूडेड एंगल सॉरी, किसके बराबर? फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। मैम फॉर्मूला सेम बन गया, प्रीवियस लाइन। और बाहर क्या लिख रही हूँ? बाहर लिख रही हूँ प्लस 360 डिग्री। अगर मैम 360 नहीं करती हूँ, अगर 360 नहीं ऐड करूंगी तो मेरा एंगल माइनस में आ जाएगा, तो मतलब मुझे आज एक बहुत बड़ी बात क्लियर हुई है कि कोई भी सवाल इंक्लूडेड एंगल का आएगा, मुझे क्या करना है? फोर बियरिंग माइनस फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। इंक्लूडेड एंगल चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, फॉर्मूला मैं सेम लगाऊंगी। अगर फॉर्मूला लगा के आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो 360 मैम उसमें ऐड कर दूंगी। मुझे देखना ही नहीं है अभी एक्सटर्नल है या इंटरनल है। अगर कोई न्यूमेरिकल आ रहा है, मुझे बोला है इंक्लूडेड एंगल निकालो, मुझे अभी ये क्लियर हुआ कि इंक्लूडेड एंगल एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, क्योंकि इसको कैसे मेजर करेंगे?
प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन क्लॉकवाइज क्या बना, इंटरनल, यहाँ प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन क्या बना, एक्सटर्नल। कोई भी सवाल में पूछा है कैलकुलेट द इंक्लूडेड एंगल, मैं क्या करूंगी, अब हम लिखते हैं अपना वो वाला फॉर्मूला जिससे हम सारे सवाल करने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इंक्लूडेड एंगल, क्योंकि मैम एग्जाम में जाके हम कहाँ एंगल की प्रॉपर्टी लगाते फिरेंगे। तो इंक्लूडेड एंगल किसके बराबर होगा, 4 बियरिंग ऑफ, बताओ अब मजा आया सर्वे पढ़ने का, 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग कर दो मैम प्रीवियस लाइन की। कुछ नहीं करना है मैम, इसके साथ एक काम करो, आप ये पॉइंट लिख दो कि अगर मेरा आंसर नेगेटिव में आता है, कि इफ हमारा जो आंसर है इज इन नेगेटिव साइन, अगर वो नेगेटिव में आता है तो हम क्या करेंगे, वी विल ऐड 360 डिग्री, बात ही खत्म है, वी विल ऐड 360। अब चाहे ईएससी का क्वेश्चन उठा लो, गेट का क्वेश्चन उठा लो, एसएससी जेई का क्वेश्चन उठा लो, कोई भी इंक्लूडेड एंगल का क्वेश्चन इस ब्रह्मास्त्र वाले फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब हम क्वेश्चन को करेंगे, अब हम क्वेश्चन करेंगे, आप बोलेंगे मैम ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कोई सवाल करके बताएंगे तब हम मानेंगे। तो अब सवाल करके देखेंगे, जब आंसर आएगा मैम तब बोलेंगे मजा आया, है ना, क्योंकि आप लोग भी ढीठ हो ना, ऐसे तो आप तब मानते नहीं जब तक सवाल बनते नहीं है। चलो अब बात आती है मैम, सारी बात आ जाती है सवाल की। एक सवाल बताओ जरा हमें, एक सवाल बता दो अच्छा सा जिसको हम सॉल्व करें और हमारी चीज़ें क्लियर हो जाए। मुझे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना कि एक्सटर्नल है या इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरनल की बात वो पूछेगा तो मैं अभी बताती हूँ कि आपको क्या याद रखना है। अभी हम देख रहे हैं इंक्लूडेड एंगल का जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे करेंगे पेपर में, बात खत्म। चलो इसका आंसर बताना। इंक्लूडेड एंगल का जो क्वेश्चन है ब्रह्मास्त्र 2 रिलीज कर दिया, रिलीज मैंने। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। आपके कमेंट्स में इतना जोश दिखता है ना, मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाते पढ़ाते इतनी एनर्जी आ जाती है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं 5 बजे से आपको पढ़ा रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप लोग मेरी क्लास में बैठे होंगे ना, मैं सच में मैराथन ले सकती हूँ। जो कल आप चैलेंज कर रहे थे ना मुझे 48 घंटे का, मैं वो चल सकता है, बस बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक की ज़रूरत होती है। शरीफ नहीं हो, डीट हो आप लोग, मुझे पता है। इसका आंसर बताना ज़रा। 4 बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज 150 डिग्री, एंगल ए बी सी इज 89 डिग्री 45 मिनट, कैलकुलेट द 4 बी। अच्छा, इस क्वेश्चन को रुक जाते हैं ज़रा, इस क्वेश्चन में आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपको ये क्वेश्चन आगे करवाना था, ये अभी नहीं करवाना चाहिए। चलो ये भी कर सकते हो आप, मुझे तो लगता है आप ये भी कर लोगे। तो मैम इसमें क्या है, एक लाइन ए बी की बियरिंग 150 है, बी सी की बियरिंग उसने पूछी हुई है। अभी हमने इस तरीके का सवाल वैसे करना नहीं चाहिए था, पर मैं फिर भी बता दूं, एक ही फॉर्मूला है जो काम आएगा। क्या मैम, आपने अभी एक फॉर्मूला लिखाया, इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल्स टू 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। अब मैम हम इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं कहीं पर भी, पर अभी मैं इस क्वेश्चन को नहीं करवाना चाहती। इस क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा यूज़ होगा, इसलिए मैं वापस आ रही हूँ, एक नई चीज़ उसमें समझानी पड़ेगी शायद मुझे, इसलिए चलो यहीं समझा देती हूँ। किसी ने इसका आंसर निकाल लिया क्या? 59 डिग्री वालों ने इसका आंसर निकाल लिया? अच्छा देखो, ये ऐसा था कुछ कि ए से लेके बी के लिए जो एंगल मेजर किया, अब मूड चेंज हो गया, मैं सोच रही हूँ करवा ही देती हूँ। 150 डिग्री है और मैम 4 बियरिंग ऑफ बी सी बताना है, हमें नहीं पता बी सी वाली लाइन कहाँ होगी, तो मुझे बी सी, क्या मैं बोल सकती हूँ कि ए बी प्रीवियस लाइन है और बी सी नेक्स्ट लाइन है? बोल सकती हूँ क्या? इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल्स टू 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन मतलब बी सी माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन मतलब ए बी। येस और नो, जल्दी से बता दो। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि हम इसको इस तरीके से सेम फॉर्मूला मैम लगाएंगे,
तो हम लिखेंगे फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन मैम BC होगी, पिछली लाइन मैम AB होगी। तो इंक्लूडेड एंगल, जो भी एंगल दिया है ना दो लाइंस के बीच में, सर्वे में कोई क्वेश्चन आया, जो एंगल दिया उसको इंक्लूडेड एंगल मान लो सबसे पहले। तो मैम इंक्लूडेड एंगल कितना है, 89 डिग्री 45 मिनट। फोर बियरिंग ऑफ BC हमें नहीं पता है, फोर बियरिंग ये ना अलग टॉपिक था, मैंने क्वेश्चन जोश जोश में पहले ले आई आपको, है ना। BC वैसे लिख दिया। अच्छा, AB की फोर बियरिंग 150 है, तो बताओ बैक बियरिंग कितनी होगी। AB की फोर बियरिंग 150 है तो बैक बियरिंग कितनी होगी। मैम 150 डिग्री में 180 डिग्री को मिला दो, 150 डिग्री में 180 को मिला दो। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ से फोर बियरिंग ऑफ BC, ये सारी टर्म्स दूसरी तरफ चली जाएंगी। जब ये सारी टर्म्स दूसरी तरफ जाएंगी, एक बार मुझे सम करके बता दो ये वैल्यू कितनी आ रही है, मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है। इसको दूसरी तरफ ले जाइए और ये सब चीज़ें प्लस हो जाएंगी, 89 डिग्री 45 मिनट, ये माइनस वाली चीज़ भी दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी। तो ये बताओ कितना आ रहा है, तो ये बताना एक बार मुझे, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करके लिखा नहीं है कि कितनी वैल्यू आ रही है, तो मैं वेरीफाई कर लूँगी आपके ही आंसर से। बोलो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 119 डिग्री नहीं, मुझे ये बताओ 150 और ये तो माइनस 330 डिग्री हो गया ना, 330 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर सॉरी फोर बियरिंग इधर है, ये इस तरफ आएगा तो प्लस 330 डिग्री, आप क्या 419 डिग्री 45 मिनट, यस ये बन रहा है 419 डिग्री 45 मिनट, ये बन रहा है। हाँ मैम ये बन रहा है हमारे पास फोर बियरिंग ऑफ BC। क्या आपने देखा है कि कभी कोई एंगल 360 डिग्री से ज़्यादा होता है, क्या आपने देखा है कि कभी कोई एंगल 360 डिग्री से ज़्यादा होता है। 360 डिग्री से जब भी एंगल ज़्यादा आएगा तो हमें क्या करना है, जब भी एंगल 360 डिग्री से ज़्यादा आएगा तो हमें क्या करना है मैम, 360 डिग्री उस एंगल में माइनस कर देना है। तो एक और बात समझ में आई हमें इस क्वेश्चन को देखकर, जो हमने थोड़ी देर बाद समझनी थी, लेकिन मैम ने पता नहीं क्यों इसको पहले ही करवा दिया। तो नोट करके क्या लिखूंगी कि अगर हमारा कोई एंगल ग्रेटर देन 360 डिग्री आता है तो आपको क्या करना है, उसमें माइनस कर दो 360 डिग्री। अब बताओ इसमें मुझे कि क्या आंसर आएगा, 119 डिग्री 45 मिनट माइनस 360 डिग्री। तो कोई इतनी देर से मुझे 119 डिग्री 45 मिनट बता रहा है और आपको गुस्सा आ रहा होगा कि मैंने इतनी बार लिख भी दिया और मैम मेरा आंसर ही नहीं देख रही है। किसने लिखा था ये, हर्ष दुबे ने बार बार लिखा था, तो अच्छा है आपको क्लियर हो गया। तो ये तो मैंने आपको उससे एक और ऊपर वाला लेवल का क्वेश्चन करा दिया, इंक्लूडेड एंगल नहीं निकालना था, इसमें इंक्लूडेड एंगल की हेल्प से बियरिंग निकालनी थी, आपने ये कर दिया। तो क्या इंक्लूडेड एंगल निकाल लोगे, अब मैं इंक्लूडेड एंगल का सवाल कराऊंगी। इसमें क्या था, हमें इंक्लूडेड एंगल दिया था, बियरिंग दी थी, उसकी हेल्प से बियरिंग निकालनी थी। तो मैम आपका जो ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला था उसने यहाँ भी काम कर दिया। हमें कोई भी डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ी, कोई भी डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी। आपको कोई भी सवाल आ जाए, एंगल दिया है, बियरिंग दी है, अगली लाइन की बियरिंग सेम फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अगर एंगल 360 से ज़्यादा आया तो मुझे याद रखना है, मुझे उसमें 360 माइनस करना है। जल्दी से लिख दो, ये क्लियर है। मैं आपको एक और सवाल देती हूँ, आपको एक सवाल देती हूँ इंक्लूडेड एंगल निकालने का, इंक्लूडेड एंगल निकालने का। तो फिर वो करते हैं, कितना आएगा यार, ये 119 नहीं आएगा, 59 डिग्री आएगा, 59 डिग्री 45 मिनट्स। तो आप लोग क्यों ऐसे गलत आंसर कर रहे हो, हाँ मेरी नॉलेज को चेक कर रहे हो या देख रहे हो कि मैम का ध्यान कितना है, या मैम इंक्लूडेड एंगल पढ़ा के आज इतनी खुश हो गई है कि वो चेक ही नहीं कर रही है। मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे लगा आप सही बता रहे होंगे। तो 360 डिग्री है, अब चेक करना पड़ेगा, 45, 360 और 419, 59 डिग्री, ठीक है 45 मिनट्स नहीं नहीं, फ्लो में मैं चैट तो देख रही हूँ, पर मैं इतना फ्लो में आ गई थी, मैंने सोचा माइनस तो आप ठीक ही करके बताओगे। अब ये हर्ष दुबे ने बताया था, देखो मैंने अभी बीच में नाम भी लिया था ना, अभी बोला था ना हर्ष दुबे बार बार लिख रहे हैं 119 119। ठीक, ब्रेक नहीं मिलेगी, 9 बजे ब्रेक मिलेगी।
अच्छा, तो मैम ये तो चीज़ ठीक है, ये चीज़ तो ठीक अदा कर दिया आपने। अब आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अब आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब आपको इंक्लूडेड एंगल निकालना है। होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन ए बी या फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 30 डिग्री 15 minutes, 30 डिग्री 15 minutes, and four bearing of line BC and four bearing of line BC is 150 डिग्री, इज 150 डिग्री नहीं 120 डिग्री 30 मिनट, 120 डिग्री 30 मिनट। ये कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए। तो फाइंड आउट द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइन्स, फाइंड आउट द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइन्स। चलो, इंक्लूडेड एंगल कितना होगा इसका आंसर बता दीजिए। फाइंड आउट द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। वर्ड ऑफ द ईयर, ईयर सही बोल रहे हो। अच्छा इधर देखो, अब इसका आंसर बता दीजिए। अब आप ए बी लाइन की बियरिंग पता है, बी सी की बियरिंग पता है, तो आपको यहाँ पर देखना है इंक्लूडेड एंगल की वैल्यू कितनी होगी। कोई नहीं पूछ रहा एक्सटर्नल है या इंटरनल, चुपचाप अपना फॉर्मूला लगाओ और वहाँ से एंगल की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, वहाँ से एंगल की वैल्यू निकाल लो। तो इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल्स टू फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाइए, माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन इज 120 डिग्री 30 मिनट बीसी की बियरिंग, माइनस बैक बियरिंग इसकी कितनी हो जाएगी 30 डिग्री 15 मिनट प्लस 180 डिग्री इसका बैक बियरिंग बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास निकल कर ये नेगेटिव में आ रही होगी, -89 डिग्री 45 मिनट, शायद यही आएगी, मैंने लिख देख के बता दिया सीधा। तो अगर वैल्यू नेगेटिव होती है तो -89 डिग्री 45 मिनट, क्या मैं इसमें सीधा क्या ऐड कर दूंगी 360 डिग्री, तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आएगा 360 डिग्री। अगर मैं इसमें मिला दूं तो फाइनल आंसर कितना आएगा इसका, इसका आंसर भी मैंने नहीं निकाला हुआ है तो आपको ही बताना पड़ेगा। अब मैं आप पे भरोसा नहीं करने वाली, अब मैं अपने आप सॉल्व करूंगी, क्योंकि आप कुछ भी बोलते हो और आपके साथ साथ मैं भी वही आंसर लिखती जाती हूँ। तो 270 डिग्री 15 मिनट्स, 270 डिग्री 15 मिनट्स इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए, समझ गए। अब इंक्लूडेड एंगल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब यही तो फॉर्मूला लगाना है आपको, एक ही फॉर्मूला जो मैं बार बार लिख रही हूँ कि फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन लगाते जाओ। अगर वैल्यू 300 नेगेटिव आ रही है तो 360 मिला दो, अगर वैल्यू 360 से कहीं ज़्यादा आई है तो उसमें 360 को माइनस कर दो। क्लियर हो गया इंक्लूडेड एंगल, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पूछो। इंक्लूडेड एंगल की हेल्प से, अगर इंक्लूडेड एंगल दिया है मैम तो एंगल भी निकाल सकते हैं, अगर हमें दो लाइंस की बियरिंग दी है तो हम उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी निकाल सकते हैं। तो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है हमारा एसएससी जेईई एग्जाम में, तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपसे सॉल्व हो जाएगा। दूसरा कुछ इस तरीके के सवाल भी आते हैं जिसमें एंगल की प्रॉपर्टी लगानी पड़ सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंगल हमें दिए होते हैं, है ना। आपके स्टूडेंट्स है, भरोसा तो मेरे को पूरा है आप पे, बस मेरे को ये है कि आप ना पेपर के आते आते तक भूल मत जाना इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें पेपर में, वैसे तो हम आपके लिए क्रैश कोर्स भी करवाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें याद रहे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इन चीज़ों को उस तरीके से लेकर आ रही हूँ कि आपको सबसे आसान भाषा में समझा दूँ, जो पहली बार भी सर्वे पढ़ रहा हो कि उसको भी क्लियर हो जाए, है ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग बाद में ना भूल जाएं। अच्छा, एक इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, एग्जाम्पल लिख रही हूँ, बियरिंग ऑफ ए बी, बियरिंग ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन है हमारा नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, और बियरिंग ऑफ बी सी, बी सी लाइन की बियरिंग जो दी है वो दी है साउथ 60 डिग्री ईस्ट, साउथ 60 डिग्री ईस्ट। कैलकुलेट करना है एंगल ए बी सी, कैलकुलेट करना है एंगल
ABC। कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको देखने को मिले तो आप क्या कर सकते हो, मैम इनको हम होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। AB लाइन की नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट है अगर, तो इसकी होल सर्कल बियरिंग कितनी हो जाएगी बताओ AB लाइन की। और वैसे ही मुझे बताओ होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन BC कितनी हो जाएगी। AB लाइन और BC की होल सर्कल बियरिंग बता दो जल्दी से। अगर लिखा होता है ना सौरभ आनंद, एक चीज क्लियर कर दूं, अगर लिखा होता है फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन, इसका मत अगर लिखा होता है बियरिंग, बियरिंग के आगे कुछ भी नहीं लगा है, बियरिंग के आगे कुछ भी नहीं लगा है, तो इसका मतलब है वो फोर बियरिंग है। कहीं भी बियरिंग के आगे कुछ भी नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या है, वो फोर बियरिंग है। तो 360 में से 30 डिग्री माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 330 डिग्री लिख सकते हो इसको। 360 में 30 माइनस कर दिया, 330 डिग्री बन जाएगा। साउथ 60 डिग्री ईस्ट कितना बनेगा, मैम ये साउथ है, इधर की डायरेक्शन में 60 डिग्री ईस्ट, मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा, 180 में 60 माइनस कर दो, तो 180 में 60 माइनस किया मैम ये 120 डिग्री बन जाएगा। तो अगर मुझे इंक्लूडेड एंगल निकालना है तो फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन इज 120 डिग्री माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, प्रीवियस लाइन की बैक बियरिंग 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो यहाँ से निकाल लिया। कितना आंसर आ रहा है चेक करना ज़रा इसको, 120 डिग्री माइनस 330 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो ये आंसर मेरे पास आ रहा है -30 डिग्री। इंक्लूडेड एंगल का वैल्यू कितना आ रहा है, -30 डिग्री। क्या ये वैल्यू आई इंक्लूडेड एंगल की, मुझे बताना। इंक्लूडेड एंगल मैम इनके बीच जो आएगा वो -30 डिग्री आया या प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, नेगेटिव में आ रहा है। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो मुझे पता है कि मैं उसमें क्या ऐड कर देती हूँ, 360 डिग्री ऐड कर देती हूँ। 30 डिग्री आ रहा है या माइनस आ रहा है यार, माइनस में आएगा, तो 360 ऐड कर देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आपके कुछ एग्जाम्स SSC JEE में या आपके स्टेट एग्जाम हुए तो उन्होंने क्या किया, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में ऑप्शंस ही इस तरीके से दिए कि एक ऑप्शन दे दिया 30 डिग्री, एक दे दिया 210 डिग्री, एक अपनी मर्जी से कुछ 200 डिग्री, एक 150 डिग्री। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर मेरे पास कोई ऐसा सवाल आया, अगर मेरे पास कोई ऐसा सवाल आया तो आप इसका आंसर क्या करके आएंगे। हमें पता है कि माइनस आता है तो 360 मिलाते हैं, लेकिन मेरे सारे ऑप्शंस जो हैं उसमें से एक भी ऑप्शन जो 330 डिग्री से मैच नहीं कर रहा। ये पेपर में होता है, जो अगर पेपर में ऐसा आया तो मुझे ऑप्शन को देख के कौन सा आंसर करेक्ट करना होगा, बोलो। अगर पेपर में आया तो मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट करना होगा, मुझे 30 डिग्री करेक्ट करना होगा, क्योंकि और कोई भी आंसर सही नहीं दिया है। और अगर हम लोगों को यहाँ 330 डिग्री दिया होता तो 330 डिग्री जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। बात समझ में आई। -30 डिग्री का ऐसा कोई रीज़न नहीं है, वो कई बार क्या करते हैं ऑप्शन में देते ही नहीं है जो ये वाली वैल्यू है, तो आपको देखना है कि आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है। तो बहुत बार मुझे पेपर में ऑप्शन को देख के अपना आंसर बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पर ऑप्शन A करना, क्लियर है, वहाँ पर ऑप्शन A करना। कोई डाउट किसी को इसमें, कोई डाउट किसी को इसमें। तो अब देखिए, इंक्लूडेड एंगल की जितनी भी प्रॉब्लम होगी हम एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल लेंगे। अगर हमें बियरिंग भी दी है, इंक्लूडेड एंगल भी दिया है, तो भी हम अगली लाइन की बियरिंग निकाल सकते हैं। लास्ट चीज जो हमने इंक्लूडेड एंगल की सीखनी है, लास्ट चीज जो हमें इंक्लूडेड एंगल की सीखनी है, आप देखो जरा इस डेफिनेशन को अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आ रहा है। When the two lines meet at a point, जो एंगल एनक्लोज होता है उसके बीच, उसको क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। इंक्लूडेड एंगल क्या हो सकता है, इंटीरियर भी हो सकता है, एक्सटीरियर भी हो सकता है। इंक्लूडेड एंगल ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम, कहाँ से मेजर होता है, प्रीसीडिंग लाइन टू फॉरवर्ड लाइन, पिछली लाइन से नेक्स्ट लाइन के लिए मेजर किया जाता है। अगर इंटीरियर या एक्सटीरियर पूछ लिया जाता है तो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको इंटीरियर एक्सटीरियर पूछ लिया जाता है कि, अब वही चीज़ है देखो जो लास्ट में आपको बोल रही थी, तो आप ये देखिए एक्सटीरियर इंटीरियर से क्या पूछेंगे। अगर पूछेंगे भी तो इंटीरियर और एक्सटीरियर वाले पॉइंट से मेरे से सवाल में क्या आएगा। दो ही केसेस है, ट्रेवर्स, दो ही केसेस है। ट्रेवर्स का मतलब है कि मैम हम अलग अलग लाइंस मेज़र करते जा रहे हैं और
अब देखना, मैं आपको बताती हूँ जो एक्सटर्नल जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हुए हैं, चाहे ईएससी है चाहे आपका एसएससी जेई है, उसमें डायरेक्ट लिखा होता है कि इंक्लूडेड एंगल निकालो। ठीक है, अगर एक्सटर्नल इंटरनल पूछ लिया तो भी आपका सेम फॉर्मूला लगाना है, एक में 360 डिग्री वाला वेरिएशन आ जाएगा, है ना। क्या लिख रहे हो, सीधा क्रैश कोर्स करूं? क्रिएट क्रैश। अब देखिए जरा, ए बी सी डी, इसमें ट्रेवर्स की डायरेक्शन क्या है? मैम ट्रेवर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। हम इंक्लूडेड एंगल यहाँ पर कौन सा लेंगे? हम इंक्लूडेड एंगल यहाँ पर कौन सा लेंगे? क्या ट्रेवर्स हमारा क्लॉकवाइज है? ऐसे बोल सकती हूँ, क्या ट्रेवर्स हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रहा है? बिल्कुल क्लॉकवाइज में रन कर रहा है। अब मैम इंक्लूडेड एंगल कैसे लेते हैं? इंक्लूडेड एंगल कैसे लेते हैं? प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन, ए बी लाइन प्रीवियस है, बी सी लाइन नेक्स्ट लाइन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैम इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? एक्सटर्नल होगा या नहीं? हाँ क्लोज है। अभी तक आप ट्रेवर्स के बारे में मत समझो, कल ट्रेवर्स समझा दूंगी क्या होता है। ट्रेवर्स हमने कल पढ़ना है। अभी ट्रेवर्स का मतलब है नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइंस। लाइंस कैसे बनाई है? एक एंगल मेजर किया है कंपास से और एक डिस्टेंस मेजर किया है चेन और टेप से। ठीक है, प्रीवियस लाइन बी सी, नेक्स्ट लाइन सी डी, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, प्रीवियस से नेक्स्ट लाइन डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो ऐसे हम सारे एंगल, मान लो ये θ1 है, θ2 है, θ3 है, θ4 है, प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन के लिए जो एंगल मेजर करेंगे वो सारे क्या बन रहे हैं? एक्सटर्नल। लेकिन मैम अगर इसमें आप नाम ऐसे लिख दो ए बी सी डी, अब ट्रेवर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर अब मैं आपसे पूछूं कि प्रीवियस लाइन कौन सी है, मैम ए बी है, नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट लाइन कौन सी है? बी सी है। तो प्रीवियस लाइन से अगली लाइन के लिए बी पॉइंट पर जो इंक्लूडेड एंगल बनेगा कैसे मेजर करना है? क्लॉकवाइज। तो ये बनेगा, यहां पर भी क्लॉकवाइज ये एंगल बनेगा, क्लॉकवाइज ये एंगल बनेगा। तो आप यहां पर एंगल को नाम दे दीजिए θ1, θ2, θ3 और θ4। तो अगर आपको यहाँ पर पेपर में पूछा जाता है कि इफ ट्रेवर्स इज रनिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो हमारे इंक्लूडेड एंगल होंगे, जो हमारे इंक्लूडेड एंगल होंगे, आपका आंसर क्या होगा? वो एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल होंगे। क्लियर है ये कहानी? इंक्लूडेड एंगल हमारे एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल होंगे। अगर हमारा ट्रेवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रहा है, अगर हमारा ट्रेवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रहा है तो इंक्लूडेड एंगल क्या होंगे? इंटरनल इंक्लूडेड। तो अभी जो आप पूछ रहे थे, तो पेपर में इंक्लूडेड एंगल से ये चीज पूछी जाती है, तो इंटरनल इंक्लूडेड एंगल होंगे ट्रेवर्स में। अगर क्लॉकवाइज रन करेगा तो इसको हम लिख लेंगे इंटरनल। कोई डाउट किसी को? इंटरनल इंक्लूडेड एंगल। अब मैम जो हमने एंगल निकाले हैं उसका हम चेक भी कर सकते हैं। ये सारी वैल्यूज का सम, सारी वैल्यूज θ1, θ2, θ3, θ4, इन सब का सम किसके बराबर होना चाहिए? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं ट्रेवर्स सर्वे में फिर से समझाऊंगी। तो ये किसके बराबर होगा? 2n + 4 और बाहर लिख दो 90 डिग्री। यहाँ पर सभी का जो सम होगा, जितने भी एंगल आप निकालोगे, θ1, θ2, 4 नहीं है, जरूरी नहीं है 4 ही हैं, जितने भी हो सकते हैं, किसके बराबर होगा? 2n - 4 × 90 डिग्री। अच्छा ये कैसे हुआ? n का मतलब है हमने कितनी नंबर ऑफ साइड्स ली थी ट्रेवर्स की, कितनी साइड्स थी? 1 2 3 4। तो आप यहाँ पर n की वैल्यू 4 पुट करो, आपके पास एक वैल्यू आएगी। आपने जितने एंगल निकाले हैं अगर वो वैल्यूज इसके बराबर आ गई तो किसी एंगल में कोई गलती नहीं है। ठीक है, ट्रेवर्स हमारा क्लॉकवाइज और ट्रेवर्स हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ट्रेवर्स हमारा क्लॉकवाइज और ट्रेवर्स हमारा एंटी क्लॉकवाइज। और इस केस में भी मैम सेम चीज़ है। अगर हम एंगल की वैल्यू कंफर्म करना चाहते हैं लास्ट में कि सारी वैल्यूज हमने जो निकाली है वो सही निकाली है या नहीं, तो हम यहाँ पर किससे ऐड करेंगे? 2n - 4 × 90 डिग्री करेंगे। बोलिए समझ में आया क्या नहीं आया? ये दो बातें हैं, इसमें समझने वाला तो कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कब इंक्लूडेड एंगल एक्सटर्नल होगा,
कब इंक्लूडेड एंगल इंटरनल होगा। अब मैंने मान लो आपको कोई सवाल नहीं आएगा कि इतना बड़ा ट्रेवर्स है और सारे एंगल निकालो, ये मेंस में आता है और अभी हम मेंस का नहीं देखेंगे कोई सवाल। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मेंस में आते हैं ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जिसमें आपको सारे एंगल निकालने होंगे, अभी नहीं आएगा। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि यहाँ जितने भी एंगल का सम होगा इसके बराबर आना चाहिए। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड, ट्रेवर्स में टोटल नंबर ऑफ साइड हमारी कितनी है। क्लियर। अब मुझे एक छोटा सा आंसर कर दो जरा, क्या जैसे मैं इतना बड़ा एक ट्रेवर्स बना रही थी, जैसे मैं एक ट्रेवर्स बना रही थी मैम, ट्राइंगल भी तो एक ट्रेवर्स है। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, θ1 θ2 θ3, तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है मैम, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आपने जो फॉर्मूला बताया कि इंटरनल एंगल का सम मैम 2n - 4 × 90 होना चाहिए, वो तो यहाँ भी वैलिड है ना, ये भी तो ट्रेवर्स ही बन रहा है हमारा, ये भी तो ट्रेवर्स ही बन रहा है। तो मैम अगर 2n - 4 अंदर वाले एंगल जो मुझे देखने हैं, नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3 है, तो 2 × 3 - 4 × 90 कर दो, आपके पास ये भी 180 आएगा। तो मतलब इन तीनों का सम इससे वेरीफाई हो जाता है। ये समझाना चाहती हूँ, ये समझाना चाहती हूँ। कौन सा साइन की किसकी बात कर रहे हो आप, मैंने आपको समझा दिया ना इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल कैसे निकालने। अगर मुझे पेपर में बोला है कि कैलकुलेट द इंटरनल इंक्लूडेड एंगल, आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि कोई और फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे उसने इंटरनल पूछा है चाहे उसने एक्सटर्नल पूछा है, आपको क्या करना है, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, आपने यही फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी पूछ ले वो। अगर मेरा आंसर माइनस में आता है तो 360 ऐड कर दो, अगर माइनस में नहीं आता है तो जो वैल्यू आई है वो मेरा आंसर है। क्लियर है। चाहे उसने लिखा है इंक्लूडेड एक्सटर्नल इंटरनल, आप उसको देख के नहीं कंफ्यूज होंगे, जो मैंने आपको आज फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूला याद रखना है। हाँ, जो फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूला याद रखना है। तो ये हो गया, और ये इसके मैंने यहाँ पर, अगर आप नोट्स में इसके पॉइंट लिखना चाहते हो, यहाँ लिखे हुए हैं कि कंपास ट्रेवर्स में ट्रेवर्स लाइन हम ड्रॉ करते हैं, चेन और टेप से लेंथ मेज़र करते हैं, एंगल को हम कंपास की हेल्प से मेज़र करते हैं। अगर ट्रेवर्स हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा होगा तो इंक्लूडेड एंगल जो होंगे वो हमारे एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल होंगे, और अगर हम बोले ट्रेवर्स हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा होगा तो इंक्लूडेड एंगल हमारे इंटरनल इंक्लूडेड एंगल होंगे। और सम भी बता दिया है, 2n - 4 और 2n + 4 के बराबर होगा। इंटरनल है तो 2n - 4, एक्सटर्नल है तो 2n + 4 × 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आज आपकी क्लियर हुई होंगी, मैं ये मानकर चल रही हूँ। इंक्लूडेड एंगल की जितनी भी हमें मतलब क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती थी वो ये आती थी कि जब हम डायग्राम बनाते हैं और हम एंगल की प्रॉपर्टी से उसको चेक करके निकालते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ और आता है और बुक में हमें आंसर कुछ और दिया होता है। ये प्रॉब्लम मैंने देखा है पिछले 4 सालों में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है सब स्टूडेंट्स के अंदर। और मुझे नहीं लगता कि अब अगर आप किसी न्यूमेरिकल को इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम इसके बीच में रही होगी, है ना। तो आपको ना एक होमवर्क क्वेश्चन मिल जाएगा, ये जो आपको स्लाइड पे शो हो रहा है, ये आपने कल इसका आंसर मुझे निकाल कर बताना है कि क्या इसका आंसर होगा, ये आपको अभी नोट्स में मिल जाएगा। और आज हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, मुझे लगता है कि इतने सारे टॉपिक्स हो गए, ये मोर देन सफिशिएंट होंगे आज के लिए। तो कंपास सर्वे हमने मैक्सिमम सारा कवर कर लिया है। एक आपका डिफ्लेक्शन एंगल है, वो क्या होता है मैं कल आपको जब ट्रेवर्सिंग टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, जब मैं आपको थियोडोलाइट के बाद ट्रेवर्स समझाऊंगी तो उस ट्रेवर्सिंग में ही आपको डिफ्लेक्शन एंगल क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं मिला, थैंक यू सो मच लव कुमार। मैं यही चाहती हूँ कि आपके ऐसे जो, क्योंकि ये वाले वो कॉन्सेप्ट है जो अगर हमें नहीं समझ आए तो ये हमेशा ही डाउट रह जाता है, ये डाउट कभी सॉल्व ही नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आज आपका सॉल्व हो चुका है तो मतलब मैंने कुछ ना कुछ तो गेन किया ही होगा आप लोगों को पढ़ाकर, है ना। अच्छा, अब मैं आप लोगों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी साथ में लेकर आई हूँ कि अभी 9 बजे जो इंजीनियर्स वाला हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़। तो आप 9 बजे
मैं अभी बस उसी सेशन में जाने वाली हूँ, तो आप उस 9 बजे वाले सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक मैंने राहुल समझा दी है डिक्लाइनेशन की, एक बार वीडियो को रिकॉर्डेड देखिएगा। अगर रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी नहीं समझ में आती है तो आप उसको डाउट में लिख दीजिए या आप लाइव क्लास में बता दीजिए, ठीक है। अगर ना समझ में आए वीडियो देखने के बाद तो आप ना पहली ही बार में डाउट बना देते हो उसको, एटलीस्ट कोशिश तो करो उसको समझने की, क्योंकि इतना दिमाग तो आप लोगों में है कि आप एटलीस्ट उसको अगर 2 बार देखो, अगर तब समझ नहीं आया तो मैं मानूंगी कि हाँ मैंने कुछ ज़्यादा गलत तरीके से पढ़ा दिया होगा, शायद मैं आसान बना सकती थी और फिर मैं आपको फिर से समझा दूंगी। पहले अपनी तरफ से कोशिश करो, तो एटलीस्ट 2 बार वीडियो देखना। अगर नहीं समझ आता है तो मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। छुट्टी का आता था नोटिस, तो यूट्यूब का नोटिस है ना। चलिए चलिए, अभी 9 बजे इंजीनियर्स वाला चैनल पे आ जाइए और फिर आप लोग फिर वहां पर डिस्कस करते हैं आगे की बातें जो कुछ अभी अधूरी रह गई हैं, है ना। चलिए, तो अभी के सेशन को मैं एंड करती हूँ और आज का रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको ज़रूर देख लेना एक बार जो आज मैंने पढ़ाया है, ठीक है सब लोग। चलो, कल हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, थियोडोलाइट के साथ। तो कल एकदम खाली शांत दिमाग से थियोडोलाइट को पढ़ने वाले मन से आना, पूरा समझ में आ जाएगा वो टॉपिक भी। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।